दीवारों में गूंजती आवाज। देखिए, कुछ जगहें होती हैं जहां वक्त जैसे ठहर सजाता है, जहां दीवारों में सिसकियां और फर्श के नीचे राज दफन होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जगह की और एक ऐसे दिमाग की जो अपने ही सदमे की भूल भुलैया में कहीं खो गया था। यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या भूत होते हैं, नहीं, सवाल ये है कि जब हमारा अपना अतीत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो फिर हकीकत क्या होती है। 11 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन ब्लैकरिज मैनर में हुए उस तिहरे हत्याकांड के बाद वहाँ की खामोशी में सिर्फ यही 3 लफ्ज गूंजते रहे। ये शब्द थे उस हादसे की इकलौती चश्मदीद के जिसे मलबे से जिंदा निकाला गया था, और उसके बाद वो फिर कभी कुछ नहीं बोली। और मज़े की बात यह है कि किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन था। चलिए मिलते हैं डॉक्टर एड्रियन केलर से, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी दुनिया तथ्यों और तर्क पर टिकी थी। उनके लिए ना हर वहम, हर डर दिमाग की एक मामूली सी चाल थी, बस न्यूरॉन्स का एक खेल। डर, सदमा, दबी हुई यादें, ये सब उनके औजार थे। वो ये मानते थे कि दुनिया में ऐसी कोई खौफनाक कहानी है ही नहीं जिसे मनोविज्ञान की रोशनी में समझा ना जा सके। और अपने इसी विश्वास के साथ डॉक्टर केलर ब्लैकरिज मैनर पहुंचे थे। उनका मकसद था मीरा वेल का इलाज करना। जी हाँ, वही लड़की जो 11 साल बाद ये दावा कर रही थी कि वो घर, वो खूनी हवेली उसे वापस अपनी ओर खींच रही है। तो एक तरफ था डॉक्टर केलर का विज्ञान जो हर चीज को समझा सकता था, और दूसरी तरफ था ब्लैकरिज मैनर जहाँ 3 लाशों की खामोशी किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी जंग लगे गेट से अंदर दाखिल हुई तो एड्रियन ने उस वीरान हवेली को देखा। उसकी टूटी खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही थीं। उन्होंने मीरा की तरफ मुड़कर बहुत हमदर्दी से पूछा, मीरा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम वापस जा सकते हैं। मीरा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। सूखी पत्तियों पर उसके कदमों की आवाज़ ऐसी गूंजी जैसे खामोशी टूट गई हो। उसने हवेली को ऐसे देखा मानो किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो, और फिर एक ठंडी सपाट आवाज़ में बोली, वापस? डॉक्टर, मैं तो कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। घर के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। धूल की एक मोटी चादर हर चीज पर बिछी हुई थी और हवा में एक बासी मीठी सी महक थी। एड्रियन ने डाइनिंग रूम को चुना। मेज पर अपना रिकॉर्डर रखते हुए उन्होंने सोचा कि शायद इसी मेज पर एक परिवार कभी साथ में खाना खाता होगा। उन्होंने एक पेशेवर माहौल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस घर की मौजूदगी हर कोशिश पर भारी पड़ रही थी। रिकॉर्डर का लाल बटन दबाकर एड्रियन ने अपनी पेशेवर आवाज में कहा, मीरा, ये बस हमारी बातचीत को रिकॉर्ड करेगा ताकि मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर उन्होंने सीधा सवाल दागा, अपनी आंखों में कोई भाव लाए बिना। मुझे उस रात के बारे में बताओ, जो कुछ भी याद है, छोटे से छोटा सब कुछ। मीरा की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो इस कमरे में होकर भी यहाँ नहीं थीं। उसने धीरे से कहा, शोर, बहुत शोर था, लेकिन आवाज़ें बाहर से नहीं आ रही थीं। एक पल की खामोशी के बाद वो बोली, मुझे याद है कि दीवारें सांस ले रही थीं, बहुत धीरे धीरे, जैसे इस घर के फेफड़े हों जो उस रात हवा के लिए हाँप रहे थे। एड्रियन ने फौरन अपने पैड पर लिखा, डिसोसिएशन, मतलब मरीज हकीकत से परे जा रहा है, ये बस सदमे का असर है। एड्रियन ने बात को आगे बढ़ाया, तुम्हारे पिता उस रात वो क्या कर रहे थे? मीरा ने जवाब दिया, वो बहस कर रहे थे, किसी पर बुरी तरह चीख रहे थे। एड्रियन ने पूछा, किस पर? मीरा ने एड्रियन की आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, किसी पर नहीं। एड्रियन ने दोहराया, कोई अकेले बहस नहीं कर सकता मीरा। मीरा की आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। वो अकेले थे। उस रात जब एड्रियन अपने कमरे की खामोशी में हेडफोन लगाए उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन रहा था तो उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। मीरा के जवाब, वो अकेले थे, कि ठीक बाद टेप पर एक फुसफुसाहट थी, इतनी हल्की कि अगर ध्यान ना दो तो पता भी ना चले। एक ठंडी सरसराती हुई आवाज जो न एड्रियन की थी और न ही मीरा की। वो आवाज कह रही थी, नहीं, वो नहीं थे। उस एक फुसफुसाहट ने एड्रियन की तर्क की दुनिया में एक दरार डाल दी थी। उसे उस रात नींद नहीं आई। रात के सन्नाटे में उसे दीवारों के भीतर से कुछ खुरचने की बहुत हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पुरानी इमारत है, दिमाग का वहम है, वो खुद को यही समझाता रहा, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वो टॉर्च लेकर पिता के स्टडी रूम में गया। दीवारों पर हाथ फेरते फेरते एक जगह उसे दीवार कुछ खोखली महसूस हुई।
जोर लगाने पर एक पैनल अंदर की ओर धंस गया। उस खोखली जगह में चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले कुछ पन्ने तो एक पिता की खुशी का बयान थे, लेकिन जल्द ही लिखावट घबराई हुई और टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। एड्रियन ने पढ़ा, मैं उसे दीवारों के अंदर चलते हुए सुन सकता हूँ। अगले पन्ने पर लिखा था, वो सिर्फ तब बोलता है जब मीरा सो जाती है। और फिर वो वाक्य जिसने एड्रियन के पैरों तले जमीन खिसका दी, मुझे लगता है वो जानती है। डायरी का आखिरी पन्ना, उस पर सिर्फ एक वाक्य था जो जल्दी में घसीट कर लिखा गया था, अगर कुछ भी होता है तो याद रखना, ये घर का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर नहीं है, ये उसका है। जैसे ही एड्रियन ने ये पढ़ा, उसे अपने ठीक पीछे फर्श के चरमराने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, दरवाजे की चौखट पर मीरा खड़ी थी। आपको वो मिल गई? मीरा ने कहा। उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी। एड्रियन की पकड़ डायरी पर और सख्त हो गई। मीरा, ये क्या है? तुम्हारे पिता किस बारे में लिख रहे थे? मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी परछाई लैंप की रोशनी में और लंबी हो गई। उसने कहा, वो सच लिख रहे थे डॉक्टर, वो सच जो पुलिस रिपोर्ट में कहीं नहीं है। और फिर उसने वो कहा जिसने एड्रियन की हकीकत को तोड़कर रख दिया। उस रात सिर्फ मैं ही नहीं थी जो जिंदा बची। और ठीक उसी पल नीचे बेसमेंट से कुछ भारी गिरने की जोरदार आवाज आई, जिससे पूरा घर कांप गया। मीरा बिना किसी डर के अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। एड्रियन के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। एक अजीब लोहे जैसी महक सांसों में भरने लगी थी। एड्रियन ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई। बेसमेंट के नम फर्श पर कंक्रीट में ताज़ा खुरचे हुए 2 शब्द थे। जी हाँ, ताज़ा। खरोंचों के आसपास धूल बिल्कुल साफ थी, जैसे उन्हें अभी अभी बनाया गया हो। शब्द थे, अब भी यही है। वही शब्द जो मीरा ने 11 साल पहले कहे थे। और तभी एड्रियन ने उसे सुना। ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी जो रिकॉर्डर में कैद हो, नहीं, बल्कि एक आवाज थी जो सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वो आवाज उसकी नहीं थी, वो आवाज उसके भाई की थी, वो भाई जो सालों पहले डूब गया था। और वो आवाज पूछ रही थी, एड्रियन, तुमने मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ दिया था? एक पल में एड्रियन ब्लैकरिज मैनर में नहीं था। वो सालों पीछे उस बर्फीली नदी में था। नाव पलट चुकी थी, 2 भाई और सिर्फ एक जिंदगी बचाने का मौका। उसने अपने भाई का हाथ छोड़ दिया था। उसने खुद को बचाया था। एक ऐसा राज, एक ऐसा अपराध बोध जिसे उसने अपने दिमाग की सबसे गहरी तिजोरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसे मीरा की आवाज ने वापस उस अंधेरे बेसमेंट में खींच लिया। मीरा उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, बल्कि एक गहरी अजीब सी समझ थी। उसने कहा, ये घर किसी को नहीं मारता डॉक्टर, ये घर अपराध बोध पैदा नहीं करता, ये सिर्फ उसे सामने लाता है जो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। और इसी पल दीवारों से खुरचने की वो आवाजें हजारों गुना तेज हो गईं, हर तरफ से आने लगी, जैसे एड्रियन के अंदर से ही आ रही हों। एड्रियन चीखता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। अंधेरे में वो दरवाजे को पीटने लगा और फिर अचानक सब बंद हो गया। खुरचने, आवाजें, अंधेरा, सब खत्म। एक बल्ब टिमटिमाकर जल उठा। बेसमेंट बिल्कुल साफ था। फर्श पर कोई शब्द नहीं खुदे थे और एड्रियन वहां बिल्कुल अकेला था। मीरा जा चुकी थी। एड्रियन कांपते हुए वापस डाइनिंग रूम में आया। उसने रिकॉर्डर उठाया और प्ले का बटन दबाया। हेडफोन में उसे सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दी, उसके सवाल और सवालों के बाद लंबी खाली खामोशियां। वो एक खाली कुर्सी से बात कर रहा था। वो घंटों से एक खाली कमरे में अकेले ही सवाल पूछे जा रहा था। पुलिस की फाइलें सब कुछ साफ कर देती है। ब्लैकरिज मैनर हत्याकांड की जांच के रिकॉर्ड में किसी भी जिंदा बचे इंसान का कोई जिक्र नहीं था, और खासकर किसी बेटी का तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। वेल परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा था, एक 10 साल का लड़का, जिसका शरीर 11 साल पहले उसी बेसमेंट में मिला था। मीरा वेल नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। डॉक्टर एड्रियन केलर की आखिरी मनोरोग रिपोर्ट में सिर्फ एक ही बात लिखी है। वो एक ही वाक्य बार बार दोहराते रहते हैं, दीवारें मुर्दों को कैद नहीं करती,
वो गुनहगारों को कैद करती हैं। तो क्या ब्लैकरिज मैनर ने एड्रियन के अपराध बोध को एक चेहरा दे दिया था, या फिर एड्रियन का अपराध बोध इतना गहरा था कि उसने खुद अपने लिए एक भूत बना लिया था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों में कैद रहेगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।